Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way। आज हम जेई मेंस के आगे के क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सॉल्व करने वाले हैं। सो ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2018 का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम एयर एंटर्स अ मीडियम, एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि एयर से मीडियम में एंटर कर रही है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर में आपको गिवन है एंड मीडियम में भी आपको गिवन है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पर गिवन है एक्स कैप डायरेक्शन में। वेयर द वेव नंबर के एंड फ्रिक्वेंसी न्यू रेफर टू देयर वैल्यूज इन द एयर। के प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वेव नंबर को, और फ्रिक्वेंसी न्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक if epsilon r1 and epsilon r2 relative permittivities of air and medium, then which of the following is correct। आपको इसमें से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए जो E1 वैक्टर है और E2 वैक्टर है, इसको हम ये दोनों देखिए यहाँ पे 2 पाई न्यू और यहाँ पे के की फॉर्मेट में गिवन है, तो हमें इनको अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द कि ये हमारी जो है वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आइडिया दे मीडियम के लिए, क्योंकि यदि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आइडिया लग जाएगा तो फिर हम मीडियम के लिए एप्सिलॉन r1 और एप्सिलॉन r2 का रेशियो निकाल सकते हैं। बट उससे पहले हमें आइडिया लगना चाहिए कि जो मीडियम है वो कैसा है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो E1 आपको गिवन है दैट इज E01 cos इट्स 2 पाई न्यू z/c माइनस टी। तो इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 पाई न्यू इज ओमेगा, सो ओमेगा z/c माइनस ओमेगा टी। तो इसे लिखा जा सकता है ओमेगा z/c माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास। सिमिलरली E2 आपको गिवन है E02 cos एंड इट इज 2kz माइनस kct, kct 2kz माइनस kct। अब ये इक्वेशन 2 है हमें यहाँ पर गिवन। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर देखना है कि जो v है उसे हम लिख सकते हैं, जो वेलोसिटी गिवन होती है v दैट कैन बी गिवन एज ओमेगा बाई के। v की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से फ्री स्पेस की हम बात करें तो c ओमेगा बाई के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम के सी को फिर से ओमेगा लिख सकते हैं, राइट, और k को लिख सकते हैं ओमेगा बाई सी, एंड k को लिख देंगे यहाँ से ओमेगा बाई सी। तो जो E2 वैक्टर आपको मिल रहा है दैट कैन बी गिवन एज E02 cos, यहाँ से मैं इसे लिखूँगी 2 ओमेगा z/c माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन 2 को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से देखिए E2 को हम क्या लिख सकते हैं, E2 कैन बी ऑल्सो रिटन एज E02 cos, यहाँ से लिख देंगे ओमेगा z, यहाँ पर देखिए ओमेगा z/c है, यहाँ पे ओमेगा z/c/2 आ गया माइनस ओमेगा टी। अब इक्वेशन 1 और 3 को हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली, और यहाँ से हम जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो निकाल सकते हैं। सो v1 यदि हम स्पीड लिखें ऑफ EM वेव इन एयर, देन इट इज c, एंड यहाँ पर जो हमें मीडियम में स्पीड मिल रही है दैट इज c/2। फ्रॉम द कंपैरिजन वी कैन राइट इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज इक्वल्स टू c/2। तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया ना कि जो वैल्यू है, जो एयर है यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ इंटरफेस है, यहाँ पे मीडियम है, तो यहाँ से जब आपकी वेव यहाँ एंटर करिए तो मीडियम में जो वेलोसिटी c से आ रही थी वो अभी c/2 हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। तो यहाँ से जो n होता है दैट कैन बी रिटन एज c/v। तो v को लिखा जा सकता है c/n से, तो c/2 के इक्वल आ रहा है, यानी n की जो वैल्यू है वो आपको 2 मिल गई यहाँ से, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस मीडियम। तो इस मीडियम के लिए n आपको 2 मिल चुका है। तो जब n की वैल्यू आपको 2 मिल चुकी है तो आप एप्सिलॉन और इसका रिलेशन निकाल सकते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन टू यू दैट द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक। तो म्यू आर की वैल्यू 1 ले लेनी है आपको, तो उसका कोई रोल यहाँ पर रहेगा नहीं। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो v एयर होगा, या हम डायरेक्ट एप्सिलॉन r से इसको रिलेट करें, देन वी कैन राइट, और डायरेक्टली आपको फार्मूलाज नहीं याद है तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो v एयर है और v मीडियम है दैट कैन बी गिवन एज c/n c/2, सो इट्स इक्वल्स टू 2। और इस एयर के वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, इट इज़ 1 अपॉन
रूट एप्सिलॉन R1 एंड इट इज़ 1/√एप्सिलॉन R2, क्योंकि μr1 और μr2 आपके पास जो है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आप रिलेशन निकालेंगे, 2 आ गया, तो ये मिलेगा आपको रूट एप्सिलॉन R2 अपॉन रूट एप्सिलॉन R1 इज़ 2, सो एप्सिलॉन R1 बाई एप्सिलॉन R2 इज़ 1/4। ये आपके पास डायरेक्टली आंसर आ गया। बाकी आप डायरेक्टली ऐसा भी देख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन होता है, यहाँ से एक रिलेशन बना सकते हैं दैट एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू n²। तो जो एयर है उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 रह जाएगी, और मीडियम में n2 है तो 2 4 हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस रिलेशन एज वेल। और ये रिलेशन बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आप कोई भी फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं ना, देन ये सारे बेसिक फंडामेंटल्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास गिवन है अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोनोक्रोमेटिक beam of light has a frequency of 3/2 pi into 10⁻12 hertz and propagating along the direction I cap plus j cap. It is polarized in k cap direction. तो polarization की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर k cap डायरेक्शन में है, और जो डायरेक्शन प्रोपोगेशन की है वो I cap प्लस j cap बाई √2 है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन k cap है, और k cap की डायरेक्शन जो आपका प्रोपोगेशन वेक्टर होगा, यानी कि हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोपोगेशन वेक्टर हमेशा पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। देन ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में आपका जो है वो प्रोपोगेशन होने वाला है ना, प्रोपोगेशन अलोंग ई क्रॉस बी आपका डायरेक्शन में रहने वाला है। तो यहाँ पर ई वेक्टर आपको पता है कितना गिवन है, k कैप, और जो आपका प्रोपोगेशन हो रहा है यहाँ पे जो भी b कैप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू I कैप प्लस j कैप बाई √2, क्योंकि ये गिवन है कि प्रोपोगेशन जो है वो I कैप प्लस j कैप बाई √2 डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ बस ऑप्शन से आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से आपको k कैप क्रॉस b कैप करने पर I कैप प्लस j कैप बाई √2 मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका ए है वो है I कैप माइनस j कैप बाई √2 में, या I कैप माइनस j कैप बाई √2 में। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो k कैप में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो I कैप प्लस j कैप बाई √2 आपको देनी चाहिए यदि आप उसका k कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ से दो ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर सकते हैं डायरेक्टली, कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि k कैप के साथ ये तो देगा नहीं आपको I कैप प्लस j कैप बाई √2, यहाँ से भी नहीं मिलेगा। तो बचे ऑप्शन ए और बी। अब देखो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ यहाँ पर आने वाली है कि जब हम ऑप्शन ए और बी की बात करते हैं, सो ऑप्शन ए में ये जो टर्म है ये आपके के वैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, डॉट आर वैक्टर को। इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग के वैक्टर डॉट आर वैक्टर। सो बाई द मैथड वी कैन राइट कि के कैप की जो डायरेक्शन है वो I कैप प्लस j कैप बाई √2 है। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका यहाँ से के वैक्टर डॉट आर वैक्टर है ना, तो आर वैक्टर को आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, आर वैक्टर को लिखा जा सकता है आर कैप। सो इट कैन बी रिटन एज आर, एंड आर कैप आपका 45 डिग्री एंगल पे I कैप प्लस j कैप बाई √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर क्योंकि वेव डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो हम यदि इस तरीके से मान रहे हैं कि प्रोपोगेशन I कैप प्लस j कैप बाई √2 डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम आर कैप उसी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इनका है लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है उसमें आपका के कैप जो है वो I कैप माइनस j कैप बाई √2 डायरेक्शन में है। तो यदि हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं आर I कैप प्लस j कैप बाई √2 से, देन देखिए कि कितना मिल रहा है आपको, ज़ीरो मिल रहा है, यानी प्रोपोगेशन यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। प्रोपोगेशन ज़ीरो होने का मतलब यानी कि वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक ऑसिलेटिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑसिलेटिंग वेव ओनली, नॉट प्रोपोगेटिंग एवर एनीवेयर। तो ये ऑप्शन ए में जो वेव है ये सिर्फ ऑसिलेटिंग वेव है, और ये कहीं ट्रैवल नहीं कर रही, ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी है कि के वैक्टर की वैल्यू मिले आपको। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये कंसेप्ट भी नया था, क्लियर हुआ होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी अच्छा है। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा हैज़ एन इंटेंसिटी I नॉट।
सॉरी आई, इट इज़ प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग प्लस वाई डायरेक्शन, ई वैक्टर और बी वैक्टर हमें देखना है। तो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दे दी है आपको वाई डायरेक्शन, तो प्रोपोगेशन जो हो रहा है वो हमेशा ई क्रॉस बी के अलॉन्ग होगा। तो इन ऑप्शंस में जो भी ई क्रॉस बी करने पर आपको वाई कैप दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए आई कैप क्रॉस के कैप आप करेंगे तो माइनस का वाई कैप मिलेगा। ये ऑप्शन गलत हो गया यहाँ से, इसमें आपको के कैप क्रॉस के कैप दोनों सेम डायरेक्शन में हो ही नहीं सकती, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखिए के कैप क्रॉस आई कैप विल गिव यू जे कैप, इट कुड बी द आंसर। एंड यहाँ के कैप क्रॉस आई कैप भी डायरेक्शन है, लेकिन जो डायरेक्शन प्रोपोगेशन की है वो वाई प्लस सी टी है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा कि नेगेटिव वाई में आपका प्रोपोगेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ओनली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी इसको प्रॉपरली भी सॉल्व कर लेते हैं कि जब भी हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ई बाई बी जो है वो सी के इक्वल होगा वैक्यूम की यदि हम बात करें। एंड जो आपका आई है दैट कैन बी रिटन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। तो यहाँ से ई नॉट की जो वैल्यू आ रही है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2i बाई एप्सिलॉन नॉट सी। तो यहाँ से ऑप्शन में देखिए √2i अपन एप्सिलॉन नॉट सी ई की वैल्यू सिर्फ आपको ऑप्शन सी और डी में मिल रही है। एज इसका प्रोपोगेशन माइनस वाई कैप में है तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ओनली ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर देगा। सो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सेम ऐसे क्वेश्चन जो हैं पीछे गेट और नेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन भी। अ प्लेन पोलराइज्ड, बहुत डिफरेंट यूनिक क्वेश्चन है ये, देखिएगा बहुत ही कंसेप्चुअल है। प्लेन पोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक EM वेव इज ट्रैवलिंग इन ए वैक्यूम अलॉन्ग दैट डायरेक्शन। एंड गाइस जितने भी क्वेश्चन है पहले खुद से ट्राई करना सॉल्व करने की, फिर मैच करना सोल्यूशन देख के, एक बार पॉज करना वीडियो को और पूरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करेगा, मतलब सारे क्वेश्चन। सच दैट एट t equals to t1 it is found that the electric field is zero at a spatial point z. The next zero that occurs in its neighborhood is at z2. So the frequency z1 पे है पहला और दूसरा z2 पे है। So the frequency of electromagnetic wave is, देखिए फिर से बड़े क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, एक वैक्यूम में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है जिससे t equals to t1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है z1 पे एंड नेक्स्ट जीरो मिल रहा है z2 पे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अभी यदि हम इसको नॉर्मली सोचें तो शायद समझ ही नहीं आएगा कि पूछा क्या गया है, करना क्या है। बट वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन हो रहा है, ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है हमारे पास, क्योंकि ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं। तो ये जो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वो है पॉइंट z1 और दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेबरहुड में जहाँ पे जीरो है वो पॉइंट है z2। तो हमें पता है कि वेव का जो पूरा प्रोपोगेशन हो रहा है वो उसकी वेवलेंथ लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे यदि हम मॉड ऑफ z2 माइनस z1 की बात करें तो ये लैम्डा बाई 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट क्योंकि ये तो अभी कहीं भी हो सकते हैं, z1 z2 पीछे भी हो सकता है, इसलिए हम मॉड ले रहे हैं कि भाई जो इनका डिफरेंस है, एक्चुअल जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा बाई 2। और लैम्डा हमें पता है किसके इक्वल होता है, c बाई न्यू के इक्वल होता है। सो यहाँ से जो आपको न्यू मिल जाएगा दैट इज c बाई लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से आप लैम्डा को लिख सकते हैं 2 मॉड z2 माइनस z1। तो न्यू आपको कितना मिल गया, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सो इट्स c बाई 2 मॉड z2 माइनस z1। अब c की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁻8। पिछले वीडियो में c की वैल्यू मैंने गलत पुट कर दी थी, 10⁻−8 कर दिया था। प्लीज़ वो कैलकुलेशंस को फिर से करिएगा एंड गाइज राइट डाउन दैट करेक्टली, z2 माइनस z1। तो ये कितना आ गया यहाँ से, इट कैन बी रिटन एज डायरेक्टली 1.5 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई मॉड z2 माइनस z1। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जेईई मेन 2019 का ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in free space at time t equals to 0 is given by E vector and B vector आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंड इट इज़ ए क्वेश्चन फ्रॉम 2019। अब B आपको पता है E बाई सी के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर आपने माइनस ओमेगा टी भी आ जाना है, तो -10 CT वाले ऑप्शंस करेक्ट होंगे और बाकी जो ऑप्शंस हैं जिनमें प्लस है वो ऑप्शंस को हम डिस्कार्ड कर देंगे डायरेक्टली।
कुछ क्वेश्चंस और है यहाँ पर, बट वो उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेगा आपको जहाँ भी मिले। बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिक जो रिपीट नहीं हुए, नए कंसेप्ट्स पे बेस्ड जो हैं वो क्वेश्चंस ही सिर्फ मैंने लिए हैं यहाँ पर। इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो सेम पैटर्न पे रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको मैंने नहीं कंसीडर किया ताकि नए कंसेप्ट हम लोग सीख सकें। सो यहाँ पर देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं दैट बी कैन बी रिटन एज E/C। तो E का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर वो 10 है, इसकी डायरेक्शन जे कैप है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर 10 है, 10/C आपकी B की वैल्यू रहेगी। सो यहाँ पे हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो वी कैन राइट हियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 10J कैप एंड कॉस 6x + 8z। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखिए, अभी ये जो वैल्यू रहती है के वैक्टर डॉट आर वैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ये जो वैल्यू रहती है ना यहाँ पर के वैक्टर डॉट आर वैक्टर को रिप्रेजेंट करती है, यानी के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और डॉट प्रोडक्ट होता है इसका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड, ये वैल्यूज़ मिलेंगी के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। तो यहाँ से हम कंपेयर करें 6x + 8z को, तो हमारा के वैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के वैक्टर मिलेगा आपको 6i कैप प्लस 8k कैप। ये आपकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, 6i कैप प्लस 8k कैप। तो ये आपको के वैक्टर की डायरेक्शन मिल चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जे कैप में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपको पता है, तीनों जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। सो बी वैक्टर या फिर बी कैप को हम बोल सकते हैं इट्स के कैप क्रॉस ई कैप की डायरेक्शन में होगा। तो के कैप जो है वो आपके पास, यहाँ से आप इसका यूनिट वैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और 8 है। तो आप डायरेक्टली इसको भी मल्टीप्लाई कर दे तो भी आंसर आ जाएगा। तो आई क्रॉस जे विल गिव यू के कैप, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपके पास 6k कैप और k क्रॉस j विल गिव यू -i कैप, सो -8i कैप। आई एम जस्ट टेकिंग द वैल्यूज़ कि हम यहाँ से 6k कैप -8i कैप जो है हमारे पास सिर्फ ऑप्शन डी में है। और ऑप्शन डी में +10 CT है, सॉरी यहाँ ऑप्शन बी में माइनस था, मैंने मिस्टेक कर दी लिखने में। ये 6k कैप -8i कैप था, तो 6k कैप -8i कैप आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है। और मतलब मैग्नीट्यूड और सब लोगे ना, तो फिर यहाँ पर 6x + 8z ही रहना चाहिए, -ωCT मिल रहा है आपको। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको बस रिलेट करना होता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ वगैरह नहीं निकालनी होगी कि ओमेगा कैसे कितना आ रहा है, बाकी आप निकाल भी सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सी एंड ऑल अदर थिंग्स आपको गिवन है। बी की वैल्यू भी यहाँ से मिल रही है, और वी ω/k से आप लोग निकाल भी सकते हैं, के का मैग्नीट्यूड निकाल लें एंड ω/k से, या ओमेगा को वी के से भी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। सो बेसिकली हमें ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी 50 W/m², ये इंटेंसिटी हमें गिवन है यहाँ पर, एंटर्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n विदाउट एनी लॉस। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कोई लॉस नहीं हो रहा है, जितनी इंटेंसिटी आ रही है उतनी इंटेंसिटी जो है वो जा रही है, इंटेंसिटी इक्वल है दोनों ही मीडियम में। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द मीडियम रेस्पेक्टिवली। हमें देखना है कि मीडियम में एंटर करने से पहले और एंटर करने के बाद इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनका रेशियो है वो क्या होने वाला है। सो देखिए ऑप्शंस जो है वो n की टर्म्स में ही है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √ε r के, तो यदि हम किसी भी तरीके से ε r निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। ε r जो था दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² हमें मिला था। तो यहाँ से यदि हम किसी भी तरीके से रेशियो निकाल लें, और हमें पता है n कितना होता है, n is c/v। किसी भी मीडियम में आपकी जो वेलोसिटी होती है
वो n टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, v इज़ ऑल्सो c बाई n। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, v और c का रेशियो निकाल सकते हैं, राइट। तो c हम कंसीडर कर सकते हैं 1/√μ0 और v को हम लिख देंगे 1/√μ0 एंड k नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, म्यू आर को 1 कंसीडर करेंगे और मैंने कंसीडर कर लिया है कि r जो मीडियम का है वो k के इक्वल है, लेट आई हैव अज्यूम दैट, ठीक है। तो c मिल गया, ये v मिल गया ये। अब यहाँ से हमें पता है कि जो ये k हमने कंसीडर किया है, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो n जो है वो c बाई v से इक्वल आ गया हमारे पास √k के, है ना। n हमें √k के इक्वल मिल गया यहाँ से। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं हो रहा है, सो हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी शुरू में थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर c और मीडियम में कितनी हो गई 1/2 k एप्सिलॉन नॉट एंड E0 E स्क्वायर v, e की वैल्यू भी चेंज हो गई, एम्पलीट्यूड भी, और c जो स्पीड है वो भी चेंज हो गई v से, और एप्सिलॉन r की जगह हमने एप्सिलॉन की जगह हमने k एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिलेशन निकाल सकते हैं E0 स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर में, एंड इट्स इक्वल्स टू KV बाई C, और V बाई C यहाँ से हमें कितना मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ n हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं K एंड ऐसा कर सकते हैं हम KV को n स्क्वायर लिखा जा सकता है। एक सेकेंड, यहाँ से देखिए n स्क्वायर जो है वो c बाई वी के इक्वल है, इट्स ऑल्सो k, सो n स्क्वायर को हम KV भी लिख सकते हैं, नहीं c के इक्वल आएगा ये, एक सेकेंड, KV बाई c को n स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ। सो KV बाई c यहाँ से हमें मिल गया, इट्स n स्क्वायर, सॉरी ये गलत कर रही हूँ मैं यहाँ पर, एक सेकेंड। यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, k को n स्क्वायर लिख दिया हमने, इस k को n स्क्वायर लिखा और c बाई जो v है उसे हमने n लिख दिया, तो ये n के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि E0 बाई E जो है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर एंड इन मीडियम एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n, ये वैल्यू हमें मिल गई, है ना। k यहाँ से k को लिखा है n स्क्वायर और c बाई v को भी n लिख दिया, तो n के इक्वल आ गया ये। एंड सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज़ के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज़ के लिए हम लिख सकते हैं B0 स्क्वायर अपॉन 2μ0 c एंड इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2μ0 v, क्योंकि म्यू आर तो 1 है, उसका कोई रूल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से B0 स्क्वायर बाई b स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा v बाई c के डायरेक्टली, और c बाई v आपको पता है कितना है, n है, सो B0 बाई b इज़ 1/√n। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो ऑप्शन जो E0 बाई E है, पहला रेशियो पहला रेशियो √n एंड नेक्स्ट रेशियो इज़ 1/√n, सो ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर है। सो आई होप ये भी बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हेल्प करेगा आपको। आगे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो खुद से सॉल्व करें, एज ए प्रैक्टिस आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इन सबको सॉल्व करने में। सो टेक योर टाइम एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।